नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ हारिस। उत्तर प्रदेश सरकार ने जातीय जनगणना कराने से इनकार किया है। समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के विधायकों ने विधानसभा में जातीय जनगणना के मुद्दे पर सरकार को घेरते हुए हंगामा किया और सदन में धरना दिया। वेल में नारेबाजी करके सरकार पर दलित व पिछड़ा वर्ग विरोधी होने का आरोप लगाया। सरकार की ओर से कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने विधानसभा में स्पष्ट किया कि जातीय जनगणना कराना केंद्र सरकार का अधिकार है। यूपी अब विकास की दृष्टि से बहुत आगे निकल चुका है। उसे पिछड़ेपन और संकीर्णता के शिकार बिहार की तरफ नहीं ले जाना चाहिए। वहीं डॉक्टर संग्राम सिंह ने सरकार पर दलित और पिछड़ा विरोधी होने पर आरोप लगाते हुए कहा कि भाजपा सरकार पिछड़ा और दलित वर्ग की हितैषी होने का दावा करती है, लेकिन हकीकत यह है कि 1% आबादी प्रदेश के 40% संसाधन का उपभोग करती है। वहीं 50% आबादी के लिए सिर्फ 3% ही संसाधन है। उन्होंने कहा कि जातीय जनगणना के अभाव में पिछड़े व दलित वर्ग को उनका वास्तविक हक नहीं मिल रहा है। प्रशासनिक सेवाओं, न्यायालयों में उनका पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार स्वयं के खर्च से जातीय जनगणना करा रहा है, तो यूपी में क्यों नहीं कराया जा रहा है। जिसके बाद कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने जवाब देते हुए कहा कि जातीय जनगणना संविधान के अनुच्छेद 246 के तहत केंद्र सरकार की ओर से कराई जाती है। केंद्र सरकार ने इसके लिए अधिनियम और नियमावली भी बनाई है। वहीं विधानसभा में बजट सत्र के 5वें दिन सपा महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने सदन में अपनी पार्टी का मोर्चा संभाला। इस दौरान शिवपाल सिंह ने भाजपा सरकार पर हमलावर होते हुए कहा कि विकास के लिए सरकार पैसा नहीं खर्च कर रही है। शिवपाल सिंह ने सदन में अस्पतालों की बदहाली का मुद्दा उठाया। शिवपाल सिंह ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं वेंटिलेटर पर है। स्वास्थ्य विभाग अपने कामों को बस विज्ञापनों में चमका रहा है। अस्पतालों में अवैध वसूली हो रही है। उन्होंने डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पर निशाना साधते हुए कहा कि स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक बहुत छापा मारते हैं, लेकिन अधिकारियों पर इसका असर नहीं दिखाई पड़ता है। जिसके बाद सदन में शिवपाल सिंह ने सवालों का जवाब डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी दिया और क्या कुछ कहा सुनिए। अस्पतालों में भी बहुत बुरी हालत है, डॉक्टर भी नहीं है, दवाई भी नहीं है और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो बहुत ही बुरी हालत है। सभी अधिकांश प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में तो ताले पड़े हुए हैं। स्टाफ नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है और वहाँ पे कहीं पर तो कोई व्यवस्था नहीं। तो इतनी परेशानी है और बीमारियां इतनी फैली हुई हैं, डेंगू जैसी बीमारियां हैं, तपेदिक जैसी बीमारियां हैं, तो इतने लोग बिना इलाज के मर रहे हैं, गरीब लोग मर रहे हैं। लेकिन पूरा का पूरा स्वास्थ्य विभाग वैसे तो विज्ञापनों में तो ये लगता है पूरी तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठीक है और धरातल पर अगर देखा जाए तो स्वास्थ्य महकमा वेंटिलेटर पर है, पूरा वेंटिलेटर पर है। और यहाँ तक कि कोरोना के समय पर जितने भी वेंटिलेटर खरीदे गए थे, आज कोई भी वेंटिलेटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। और यहाँ तक कि जो भी टेस्ट के लिए अगर एक्सरे कराना है तो एक्सरे के नाम पर समय दे दिया जाता है और समय देने के साथ साथ वसूली भी हो रही है। और यही तक नहीं, यहाँ तक सीएचसी के बारे में माननीय मंत्री जी, सीएचसी एक हमारे शाखा ब्लॉक में एक सीएचसी बनी हुई है और बिल्डिंग बहुत अच्छी है और करीब उसे चालू होते हुए 6 साल हो चुके। अभी तक कहीं पर भी डॉक्टर का कोई इंतजाम नहीं है, स्टाफ नर्स नहीं है, वार्ड बॉय नहीं है। और यहाँ तक कि कोरोना के टाइम पर मैंने अपनी विधायक निधि से 20 लाख रुपया दिए थे। पत्र भी लिखा, मंत्री जी को भी लिखा,
माननीय मुख्यमंत्री जी को भी लिखा था, लेकिन आज तक न तो वहां पर कोई भी डॉक्टर की नियुक्ति नहीं हुई, स्टाफ नर्स की कोई वार्ड बॉय की भी नहीं हुई है। हमने पूरी बात सुनी माननीय सदस्य। कल जो माननीय राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव हमने इसी पर एक आप लोग नहीं गया, मेरे को संचालन करने आप नहीं चला। पूरी तरह से ये झलक रहा था कि बदले की भावना से और सच्चाई को न सुनने की क्षमता के कारण ऐसा हुआ। सच्चाई सुनना नहीं चाहते हैं, अगर सच्चाई सुनना चाहते हैं, सच्चाई अगर सुनना चाहते हैं, ये समाजवादी पार्टी के शासनकाल में स्वास्थ्य विभाग में भारी घोटाला, ये आपकी सरकार का है। नर्सों की कमी न बढ़ाई चिंता, ये आपकी सरकार का है। ये नर्सों की कमी न बढ़ाई चिंता। और ये देखिए वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। वेंटिलेटर पर पहुंचा मेडिकल कॉलेज, ये आपकी सरकार का है। जेल जाएंगे स्लेट के स्वास्थ्य मंत्री, आपके सरकार का है। स्वास्थ्य महकमे को आप लोगों ने झूठ का फैसला दिया था। सरकारी योजनाओं में किस ढंग से झूठ हो सकती है? समाजवादी पार्टी के शासनकाल में खुलेआम झूठ होती थी। डॉक्टरों से मिलीभगत करके आधा पैसा लेकर के उनको ड्यूटी से रोकते थे। आज हमने 100% उपस्थित डॉक्टरों की दर्द कराने का काम किया। हमारी सरकार निष्पक्षता के आधार पर, पारदर्शिता के आधार पर सभी विभागों में काम हो रहा है और सभी सरकारी चिकित्सालयों में, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में उच्च कोटि की चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध है। आज तक तो पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी के लिए कई बार सत्ता में रहे, बता दें एक दिन में कितने मरीज इनके हॉस्पिटल में आते रहे। आज मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आंकड़े हमारे पास है। हमारे पास प्रतिदिन 1,70,000 मरीज हमारे सरकारी अस्पतालों में आते हैं। उसमें से 12,000 मरीज एक्सीडेंटल होते हैं, जो गंभीर दुर्घटनाओं से ग्रसित होकर हमारे पास आते हैं। रोड एक्सीडेंट में आग लग जाने के कारण, छत से गिर जाने के कारण, पानी में डूबने के कारण। और 8,000 मरीज हमारे पास आते हैं जो गंभीर रोगों से ग्रसित हैं। हम प्रतिदिन 5,000 ऑपरेशन निःशुल्क कर रहे हैं माननीय अध्यक्ष जी। उत्तर प्रदेश सरकार ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन करके लाखों डॉलर का निवेश कराने के लिए उद्योगपतियों से समझौता किया है। इसके लिए सरकार निवेश करने वाले उद्योगपतियों को विशेष छूट भी दे रही है। वहीं सूबे को 4 राज्यों से जोड़ने वाले जनपद सोनभद्र में राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज एनर्जी पार्क स्थापित करने की योजना बना रहा है, जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उद्योगपतियों के साथ ही पूर्वांचल के इन्वेस्टर समिट शामिल होंगे। साथ ही इंजीनियरिंग कॉलेज ने इस एनर्जी पार्क को स्थापित करने में सरकार से लगभग 14 एकड़ जमीन मांगा है, जहां 400 से लेकर के 500 करोड़ रुपए से लगभग 50 से 55 कंपनियों द्वारा इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के पार्ट बनाए जाएंगे। एक तो इंक्यूबेशन सेंटर जो हमने बनाया है वो इंजीनियरिंग कॉलेज में ही है, और इंजीनियरिंग कॉलेज के नाते हमको ये सुविधा मिल गई, यहाँ सरकारी फंड्स भी मिल गए हैं, और इसमें जो कॉमन फैसिलिटी है वो अभी हम प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अभी भी करीब 20 स्टार्टअप यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो उनको निःशुल्क जगह, इवन कई स्टार्टअप हैं उनका मैन्युफैक्चरिंग भी यहीं पे शुरू हो गया है। अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो उनको हमने अभी निःशुल्क वो दिया है, फैसिलिटी दी है। उसके बाद में थोड़ा सा माइनर जो भी रेंटल वैल्यू होगी वो रेंटल वैल्यू लेके, क्योंकि आसपास कोई जगह ऐसी है नहीं, सुविधाएं नहीं है पानी की, बिजली की या अकोमोडेशन की, तो वो सुविधाएं लेके माइनर नॉमिनल जो कम से कम हो सकता है उतने किराया लेके हम इनको वो भी सुविधाएं दे रहे हैं। प्लस जो क्लस्टर आ रहा है उसके लिए शुरुआत में तो आपको सहायता चाहिए, तो यहीं से इंजीनियरिंग कॉलेज ही सहायता देगा। जो हमारा इंक्यूबेशन सेंटर है वो शुरुआत का, जब तक कि इनका अलग से वो नहीं बन जाएगी, बिल्डिंग नहीं हो जाएगी, तब तक इंजीनियरिंग कॉलेज ही इनको सुविधा देगा अपनी कॉमन फैसिलिटी को। तो जिससे क्या है कि जो आगे काम करने वाले हैं वो पहले से ही अपना बेस यहाँ बना सकें। और दूसरा, यहाँ सब लोग कॉलेज को जानते भी हैं, हमारे बच्चे भी इंजीनियरिंग के हैं, तो इनमें से भी कुछ बच्चे आएंगे। तो ये भी एक हमारा रीजन है कि हमारे बच्चे भी इसमें कुछ आए हैं जो लोकल बच्चे हैं, तो उनके लिए ये सुविधाएं हम यहाँ से दे रहे हैं।
हम लोग बड़े शुरुआत में, जैसे मैं 2 साल पहले आया था तो बहुत एक वो था कि यहाँ पे होगा कि नहीं होगा, लेकिन जब 1 साल हम लोगों ने काफ़ी सर्वे किया इस एरिया का, तो हम लोगों ने पाया कि काफ़ी जो नए लड़के हैं वो काफ़ी यहाँ पे कुछ करना चाहते हैं, नए लोग काफ़ी कुछ करना चाहते हैं, और लेकिन उनको सही प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा है कि कोई ऐसी जगह मिल जाए। जैसे आप नोएडा या दिल्ली में जाइएगा तो आपको यदि कोई ऑफिस या कोई काम करना है तो आपको रेडी टू मूव या एक ऑफिस मिल जाता है, आप आराम से जाकर वहाँ काम कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सोनभद्र में या पूरे पूर्वांचल में ऐसी कोई व्यवस्था है नहीं। उसी आधार पे यहाँ पे इंक्यूबेशन सेंटर है जहाँ पे उनको पूरा एयर कंडीशनड ऑफिस मिलता है, उनको फर्नीचर मिलता है, कंप्यूटर सिस्टम मिलता है, हर एक सुविधा मिलती है जो स्टार्टअप को होनी चाहिए। साथ ही साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो निवेश कि बहुत सारे स्टार्टअप हैं जो निवेश की वजह से या फाइनेंस की सही सुविधा न होने की वजह से वो नहीं काम कर पाते हैं। तो हम उनको यदि अच्छा उनका मॉडल है और अच्छे तरीके से काम करना चाहते हैं तो हमारे साथ में निवेशक भी साथ में एसोसिएटेड हैं, हम उनको उनके समय पे या जरूरत के हिसाब से निवेश भी उस बिजनेस पे करवाते हैं। तो यहाँ पे जो सोनभद्र के लोकल जो उद्यमी हैं उनको सपोर्ट करेंगे या बाहर से ही आएंगे? देखिए, हमने टारगेट तो यही किया है कि 50% से ज़्यादा लोकल उद्यमी ही रहें, और अभी भी हम लोग इसीलिए सब लोगों को इन्वाइट कर रहे हैं। और जैसा मैंने अभी बताया कि हम बहुत आश्चर्यचकित हुए कि यहाँ पर काफ़ी जगहों पे काम हो रहा है, गाँव में भी काफ़ी देखा, और स्वयंसेवी सहायता समूह की महिलाएं भी काफ़ी अच्छा काम कर रही हैं, कुछ छोटे छोटे लड़कों ने भी काम करना शुरू किया है। और कोरोना के बाद में खास करके जो कोविड काल आया था उसके बाद में आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोगों का ये मन बना है कि अपने क्षेत्र में आके वापस से कुछ ऐसे व्यवस्था मिल जाए तो अपने क्षेत्र में आके हम रहें, और जिससे कि हम अपने कभी ऐसी कोई परेशानी आए तो हमको वापस से परेशान ना होना पड़े। तो वो संभावना को देखते हुए भी हम लोगों ने इस पर काम करना शुरू किया है, और 50 से 60% का तो अनुमान है कि सोनभद्र और आसपास के क्षेत्र के ही लोग यहाँ पर काम करेंगे। और हम लोगों की इच्छा भी परिसीमन और लैंड की जो है वो हम लोग देख रहे हैं लगातार जमीनों के बारे में, और हम लोगों की इच्छा तो यही है कि हमारे रांची इंजीनियरिंग कॉलेज के आसपास में काफ़ी सरकारी ज़मीनें अवेलेबल हैं, और हम लोगों को सरकार से मांग भी और सरकार की योजना भी है कि उद्योगों के लिए, इंडस्ट्रियल उद्योगों के लिए मेगा पार्क के लिए जमीन आवंटित करती है। उसके लिए हम लोगों ने ऑलरेडी कई विभागों से बात भी किया हुआ है। तो आश्वासन भी दिया गया है कि जिलाधिकारी महोदय के द्वारा आश्वासन भी दिया गया है कि आप लोग काम करिए, हम आप लोगों को जमीन आवंटित करेंगे। इटावा शहर में स्थित 5 काशीराम कॉलोनी की पूर्णतः बिजली गुल कर दी गई है। बताया जा रहा है कि करीब 3000 से अधिक परिवारों को बिजली पानी की समस्या से जूझना पड़ेगा, और बिजली गुल होने के चलते अब पानी की भी सप्लाई रुक गई है। दरअसल विद्युत विभाग के अधिकारी भारी पुलिस बल के साथ शहर में स्थित विभिन्न काशीराम आवास योजना की कॉलोनियों में पहुंचे और एक तरफ से सभी के कनेक्शन काट दिए गए। जहां विद्युत विभाग की इस कार्रवाई से कॉलोनी वासियों में हड़कंप मच गया है। साथ ही कॉलोनी के पास रहने वाले एक परिवार की भी बिजली गुल हो गई है, जबकि वो समय से अपना बिल जमा कर रहे हैं। वहीं अधीक्षण अभियंता संदीप अग्रवाल ने बताया कि शहरी क्षेत्र में 5 कॉलोनियां हैं जिन पर करोड़ों की बकायेदारी चल रही है। साथ ही देर शाम नाराज लोगों ने डीएम आवास का किया घेराव। वहीं मौके पर पहुंचे एसडीएम ने नाराज लोगों को आश्वासन दिया है। अभी वो लोग ये बोल रहे हैं कि बिजली बिल नहीं आ रहा है, इतना बिल कहाँ से दें? अब हर महीने लेने आते तो देते ही, अब आप पिछला बिल निकाल रहे हैं, वो कहाँ से दें लोग? हाँ, इतने गरीब लोग सभी रह रहे हैं, काम करते हैं लोग, अपना पेट पाल रहे, यही बहुत बड़ी बात है। आपके घर में क्या काम करते हैं? हम तो सफाई का काम करते हैं। अंधेरा पड़ा हुआ है, गर्मी भी है, कैसे तो बच्चे और हमारे हस्बैंड तो विकलांग भी हैं, बहुत परेशानी है हमें तो, और बच्चे भी हमारे छोटे छोटे हैं। लाइट काट दी, लाइट पानी की व्यवस्था खत्म कर दी, अब कैसे क्या होगा? हर महीने बिल नहीं आते क्या? नहीं आता, कभी कभी नहीं आती, कभी कभी आते हैं। आज तो लाइट ही काट गए, अरे लिया जाते साहब, तो किसी का मीटर लगाओ। हमारा तो 20 दिनों से डंपर ही खराब है, वो सब से बच्चे हम लोग इतना परेशान है। बताओ, अगर जो कॉलोनी में पैसा वाले होते, अगर पैसा वाले घर वाले होते तो कॉलोनी में ना को डरे होते भैया, हर होते हम नंबर खिलाफ होते थे, धरने थे, मड़ैया धरने थे, तो क्या हमें तो 9 साल काफी टाइम हो गया, 9 साल 10 साल और काफी टाइम हो गया। 4-5 गाड़ियाँ फोर्स उनके साथ में था, साथ में था। आते के उन्होंने पूछा ना बताया, सिर्फ बिजली की तार काटने लगे, सब कनेक्शन काट दिए ना पूछा बताई करी। और सर वो कुछ दादे अच्छे हो रहा भाई, कैंप लगाते, आप कैंप लगाते नहीं हैं, कभी कभार साल में 1-2 बार कैंप लगाते हो, तो हम लोग को सूचना नहीं। आप इकट्ठा करें, बिल जमा करें, 4 लाख 3 लाख बिल आ रहे हैं, हम लोग गरीब आदमी कहाँ से करें?
कोई साहब विकलांग है, कोई विधवा है, कोई मजदूरी करता है, कोई रिक्शा चलाता है, कोई रिक्शा चलाता है, इतना सर बिल हम लोग एकदम कहाँ से जमा करेंगे? ये काशीगंज कॉलोनी चीलड़ के पास, चीलड़ के पास में है। यहाँ 224 परिवार यहाँ पे है और ये बगल में कॉलोनी है, यहाँ पे करीब 1000 परिवार यहाँ पे है। हाँ, तो और भी 2-4 कॉलोनी है, सबकी कॉलोनी बिजली का 8 करोड़ बताया पूरे इटावा और 5 काशीराम कॉलोनी में। कुछ पहले सूचना वगैरह दी गई? नहीं सर, कोई सूचना नहीं दी गई है, कभी कोई सूचना लिखने भी नहीं दी, सिर्फ बिल भेज देते साहब। तो ऐसे बिल से हम लोग इतना कहाँ से बनाए? आप कैंप लगाएगा, फिर आप लोगों को सूचना दें कि प्रत्येक महीना आपको इतना रुपया देना पड़ेगा। और ऐसा रहा है, अगर ये रहा है तो आप हर प्रत्येक महीने आप हमको बिल भेजें, हम जमा करें। सर क्या भेज दिया आपने? 4 साल का, 5 साल का, फिर एकदम 10 साल का, आपने महीने करीबन 11 साल में आपने 3 या 4 बिल भेजे हैं। सर इकट्ठा बिल हम कहाँ से हम लोग कर लेंगे? तो हर महीने अगर प्रत्येक महीना भेजते तो हम लोग भर सकते थे सर। गर्मी आ रही है सर, अब तो गर्मी आ रही है सर, और गर्मी में हम बहुत परेशान है सर। बच्चे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, महिला हैं, बुजुर्ग हैं, ये गर्मी में परेशान और पानी तक की व्यवस्था नहीं है। तो आप टंकी के गाड़ के पानी कटवा दिया सर, हम लोग कहाँ से पानी पियेंगे? पीने का पानी भी बंद हो गया, पानी नहीं आ रहा। तब हम लोग समस्या गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे तो हम लोग से थोड़ा रिक्वेस्ट करेंगे हम लोग कि हम गरीब वासियों पे कोई थोड़ा रहम करम करें सर। और क्या आपका विश्वास है? इटावा शहर में 5 कांशीराम कॉलोनी है, जिस पर लगभग आज की डेट में 10 करोड़ बकाया है। सभी पर लगभग 850 के आसपास कनेक्शन है। पूर्व में भी कार्रवाई की गई थी, आज सभी कॉलोनियां कटवा दी गई क्योंकि सभी पर लगभग 2 लाख से ज्यादा बकाया जा रही है। जब से कनेक्शन दिया है, कभी इन्होंने बहुत सारे ऐसे भुगतान जिन्होंने कभी भुगतान नहीं किया, नेवर पेड की ये बड़ी कार्रवाई की जाएगी क्योंकि हम इसका जवाब नहीं दे पा रहे हैं। तो नेवर पेड के भुगतान करने के लिए प्रयास कई बार किया गया और भुगतान न करने के कारण आज कॉलोनी कटवा दी गई है। प्रायः बिल दिए जाते हैं, परंतु वो बिल जमा करने में आनाकानी करते हैं। हर बार उनको मोटिवेट किया जाता है, हर बार कनेक्शन काटे जाते हैं तो 2-4-500 रुपए जमा करने के लिए खड़े हो जाते हैं। 850 कनेक्शन बाकी लोग 3000 करवा रहे हैं, तो बाकी लोग जो कनेक्शन हमारे यहाँ है वो 850 कनेक्शन आ रही है। कुछ कनेक्शन बकाये पे पूर्ण रूप से बंद कर दिए गए हैं, तो इस तरह का भी कार्रवाई है। इनकी आरसी की कार्रवाई भी की गई है और वहाँ से आरसी, यहाँ से आरसी निकाल दी गई है, जो जिला प्रशासन में गई है उसमें वसूली की कार्रवाई चल रही है। ये मेरी जानकारी में आया कि यहाँ पर कुछ लोग यहाँ डीएम सर के आवास के सामने इकट्ठे हुए हैं। मेरी एक्शन साहब से बात हुई तो उनके द्वारा अवगत कराया गया कि इन पर बिजली भुगतान का बकाया है। एग्जैक्ट अमाउंट अभी आइडिया नहीं है मेरे को कितना है, लेकिन काफ़ी 8 करोड़ के आसपास है कुछ। तो यहाँ पर मैं आया, अभी एक्शन साहब से मेरी बात हो गई है। कल बैठकर हम इन लोगों से आपस में चर्चा करेंगे कि क्या स्थिति है, लेकिन अभी जो लाइट कट करी गई थी उसको वापस से रिकनेक्ट किया जा रहा है। वो लाइट अभी तुरंत ही आ जाएगी। कितनी कॉलोनी इसके लिए प्रभावित थे, कितने उसमें बच्चे भी थे? लगभग 5 कॉलोनियाँ प्रभावित थी और काफ़ी परिवार इसमें प्रभावित हुए हैं। तो और बोर्ड एग्ज़ाम्स भी चल रहे हैं, उसके मद्देनज़र एक्शन साहब से भी बात हुई है मेरी इस बारे में, तो जल्द ही लाइट अभी आ जाएगी। ये व्यवस्था जो अभी रिकनेक्ट की जा रही है बिजली, क्या अभी के लिए टेम्परेरी है, क्या जुड़ी रहेगी? नहीं, जुड़ी रहेगी जब तक बोर्ड एग्जाम चल रहे हैं, और इस बारे में कल बैठकर चर्चा भी की जाएगी जो इनके प्रतिनिधि हैं उनके साथ में। ठीक है। यूपी के गोरखपुर में रोडवेज परिचालक से मारपीट करने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, जहां तीनों आरोपियों द्वारा मारपीट की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। बताया जा रहा है कि प्रयागराज से गोरखपुर की यात्रा के दौरान भारी सामान का किराया मांगने पर तीनों आरोपियों का परिचालक से विवाद हो गया था। इसके बाद आरोपियों ने बस स्टेशन परिसर के कमरे में परिचालक को ढूंढने के बाद उसके साथ जमकर मारपीट की थी, जहां मारपीट की पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई थी। वहीं इस संबंध में कैंट सर्किल के सर्किल ऑफिसर योगेंद्रनम सिंह ने बताया कि कैंट थाने पर देर रात सूचना मिली कि बस के कंडक्टर के साथ कुछ लोगों ने मारपीट की है। साथ ही उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है और आरोपियों को न्यायालय में पेश करने के साथ ही विधिक कार्रवाई की जा रही है। ये भी तो मार रहा है, कौन है ये? बस के कंडक्टर शैलेंद्र के साथ में कुछ लोगों ने मारपीट
व गाली गलौज की घटना कारित की। उनके द्वारा दी गई सूचना के आधार पर तत्काल अभियोग पंजीकृत कर लिया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद में जो टीम गठित की गई थी, टीम के द्वारा इस घटना में संलिप्त आदित्य, अविनाश और शशांक जो 3 व्यक्ति थे उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। इन तीनों लोगों को माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। अन्य विधिक कार्रवाई प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जनपद के स्थित पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग के साथ गैंगरेप के एक मामले में 2 अभियुक्तों को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाते हुए 31,000 रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया है। बताया जा रहा है कि 2 मार्च 2015 को सिविल लाइन थाना क्षेत्र में नाबालिग युवती सुबह अपने घर से दूध लेने के लिए निकली थी। उसी दौरान एक कार में सवार 2 अभियुक्त जबरदस्ती युवती का गाड़ी में अपहरण करके एक खेत में ले गए थे, जहां दोनों अभियुक्त मोहसिन और वाजिद ने पीड़िता के साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम देकर के मौके से फरार हो गए थे। जिसके बाद पीड़िता ने अपने घर जाकर के अपने परिजनों को आपबीती बताई थी, जिस पर परिजनों द्वारा पीड़ित युवती को थाने में ले जाकर के आरोपियों के विरुद्ध नामजद शिकायत की गई थी। जिसके बाद पुलिस ने तुरंत इस मामले में दोनों विरुद्ध मुकदमा दर्ज करके आरोपियों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया था। पॉक्सो अधिनियम मुजफ्फरनगर में सरकार बनाम मोहसिन में सजा हुई है और हमारे जो पीठासीन अधिकारी हैं आदरणीय बाबूराम जी, वो न्याय के देवता हैं। वे 5 जुलाई में हमारी कोर्ट का कार्यभार लिया था। ये 19वीं सजा आज उन्होंने की है। इससे पहले 1 फरवरी में एक फांसी की सजा की थी सरकार बनाम सोनी सुरेंद्र। ये न्याय के देवता हैं और गुण दोष के आधार पर सपोर्ट करते हैं और उसी आधार पर हमारा भी ट्रैक रिकॉर्ड जो है आदरणीय जज साहब की वजह से आज 19वीं सजा कर रहे हैं। इसमें मोहसिन और एक मुलजिम इसके साथ वाजिद, ये दोनों अंतर्गत धारा 364, 376 डी, 506 भारतीय दंड संहिता व 5/6 पॉक्सो एक्ट में थाना सिविल लाइन का केस है। और ये घटना 2/3/2015 समय 7 बजे सुबह, पीड़िता की उम्र लगभग 13 वर्ष और ये घटना इस प्रकार है कि पीड़िता नाबालिग थी। उसकी उम्र घटना के समय लगभग 16 वर्ष। वो घर से दूध लेने के लिए जा रही थी। रास्ते में पीछे से कार में दोनों मुलजिमान आए और उसे जबरदस्ती खींचकर एक के खेत में ले गए और वहां जबरदस्ती बलात्कार किया। अभियोजन की ओर से मैं दिनेश कुमार शर्मा व मेरे विद्वान साथी मनमोहन वर्मा जी विशेष लोक अभियोजकों के द्वारा 6 साक्ष्यों को प्रस्तुत करते हुए मौखिक व लिखित दस्तावेजों को पूर्णतः साबित कराया, जिस पर न्यायाधीश महोदय ने गुण दोष के आधार पर 20 साल की सश्रम कठोर कारावास और 31,000 रुपये आर्थिक दंड से दंडित किया। ये मिशन शक्ति अभियान जो आदरणीय मुख्यमंत्री जी का चल रहा है, उसके तहत जो बालक और बालिकाओं के साथ उत्पीड़न करता है या बलात्कार करता है, कोई भी अपराध करता है, उसको दंडित करके ये समाज में संदेश दिया जा रहा है कि कोई भी नाबालिग बच्चों के साथ कोई दुष्कर्म या किसी प्रकार की छेड़छाड़ अपराध कारित न करे। इसमें हमारे आदरणीय डीएम साहब और एसएसपी साहब और मेरी कोर्ट का स्टाफ और जो हमारे पैरोकार हैं सिविल लाइन के करमवीर जी, उनका पूरा सहयोग रहा और सभी ने मिलकर इसमें सहयोग करके सजा दिलाई है। आ जाओ, ये हमारे पैरोकार हैं करमवीर जी, पीछे आ जाओ। करम सिंह सिविल लाइन पैरोकार है, उन्होंने बहुत मेहनत की है और सभी की एकजुटता और सहयोग की वजह से सजा करा पा रहे हैं। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।